जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस का कोर्स कंप्लीट कर रहे थे। कोर्स तो हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 10-10 क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना। आज उसी सीरीज़ में अपना 5वां दिन है जिसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से कंटिन्यूअस धीरे धीरे हम लोग जो प्रैक्टिस सेट है और प्रीवियस ईयर है सारी चीज़ों को डिटेल में करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग साइंस का जितना भी पार्ट आ रहा है, आपको 20 मार्क्स जो साइंस से आएंगे वो पूरे के पूरे आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के घटित होने की संभावना, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, सबसे कम है। ये कह रहा है ये 4 रिएक्शंस दे रखे हैं, इन चारों रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसको सब पॉसिबल होने की संभावना, जो पॉसिबिलिटी है, सबसे कम है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो जो क्लासेस हमने ली थी उसमें एक बार मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, वो दिखाता है कि कौन सा एलिमेंट किसको उसके क्या कहते हैं कंपोनेंट से विस्थापित कर सकता है। ठीक है, तो उसमें सबसे ऊपर पोटेशियम था। तो पोटेशियम अगर सबसे ऊपर है तो इसका मतलब पोटेशियम जो हो गया वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन आप इन सारे रिएक्शन में ज़रा देखिए, डी ऑप्शन को ज़रा गौर से देखिए। इसमें कह रहा है कि 2KCl प्लस Br। अभी इस रिएक्शन में जो ब्रोमीन है वो के को, पोटेशियम को क्या कह रहा है यहाँ से, सॉरी क्लोरीन को हटा दिया है, किससे, पोटेशियम से। ठीक है ना, तो पोटेशियम तो सबसे ऊपर है, पहली बात तो ये हटेगा नहीं। ठीक है, और जो क्लोरीन है वो भी, ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन को भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, अब पहली बात तो जो कैल्शियम है वो इतना रिएक्टिव है कि जिसके साथ उसका रिएक्शन हुआ है उसको जल्दी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट होता है। तो इन चारों रिएक्शन में सबसे कम पॉसिबिलिटी किसकी है, इस वाले फोर्थ रिएक्शन जो दे रखा है 2KCl प्लस Br के घटित होने की सबसे कम पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, संभावना की बात की गई है। बाकी आप रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग इन सारे को चेक कर सकते हैं कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ये पूरी लंबी सी सीरीज है जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो वहाँ पे यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करके आप लोग उस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आज ये अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है जल से भरे एक कागज के कप में, जैसे चाय का कप आप लोगों ने देखा होगा, प्लास्टिक कागज का भी आने लगा है, उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है कह रहा है उस कागज के कप में पानी भरा हुआ है, उसके नीचे मोमबत्ती रखकर गर्म करने पर उसमें आग क्यों नहीं लगती है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ को कंबंसन के लिए, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए एक हमें हीट की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं इनिशिएशन टेम्परेचर। जैसे अगर आप कागज ले लो, उसको गर्म करते हो लाइटर लेकर के ना, तो एक टेम्परेचर के बाद ही वो जलना शुरू करता है, उसे ही बोलते हैं इनिशिएशन टेम्परेचर। वहीं से इनिशिएट करना शुरू करता है। ठीक है ना, जिसको हिंदी में प्रज्वलन ताप बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब ये कागज के कप में पानी भर दिया गया है ना, तो जब यहाँ पे मोमबत्ती की लौ इसको गर्म करेगी ना, तो क्या करता है कि इसका जो प्रज्वलन ताप होता है वो और बढ़ता चला जाता है। पहले जो कम था, थोड़ा सा ही ताप लेकर के जो जलने लग जाता था, वो क्या होता है, यहाँ से उष्मा पाने के बाद ये कागज जो है ना, चालन विधि द्वारा इसको उष्मा को ट्रांसफर कर देता है इसके अंदर जो भरा हुआ जल है, तो जिसकी वजह से इसका जो इनिशिएशन टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से ये जो है जलता नहीं है। ठीक है ना, तो इसका देखिए बी ऑप्शन दे रखा है, कह रहा है पेपर डज नॉट रीच इनिशिएशन टेम्परेचर। तो जो कागज है वो इनिशिएशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाता है, सारा टेम्परेचर पानी गर्म करने में उसमें कन्वर्ट होता चला जाता है। ठीक है ना, प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसका यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ेंगे, देखिए कह रहा है कागज अज्वलनशील होता है, ये बिल्कुल ही गलत दे रखा है। अगला कह रहा है जल की विशिष्ट उष्मा कम होती है, ये भी गलत दे रखा है, यहाँ से इससे विशिष्ट उष्मा से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे कागज की उच्च विशिष्ट उष्मा होती है, ये भी गलत है, जब सबसे ज़्यादा तो पानी की होती है 4.2। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, इनिशिएशन की बात है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग।
देखिए ये भी बहुत ही प्यारा सा, ये हड्डियों के जोड़ जो संधि होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। ये पूरा संधि का एक चैप्टर ही आता है, आप लोगों को किसी वीडियो में मैं बता दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संधि का मानव शरीर में उसके स्थान के साथ मिलान करना है हमें, ठीक है ना। तो देखिए ये कह रहा है कंदूक खलील संधि, बॉल एंड सॉकेट संधि भी इसे बोला जाता है इंग्लिश में, बॉल एंड सॉकेट संधि, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? बाजू में। देखिए हमारा कंधा होता है ना, यूं करके पूरा बॉल जैसे यहाँ पे बॉल लगी है इस तरह से घूम सकता है, तो बाजू तथा कंधे के बीच की जो संधि होती है उसे ही बोला जाता है कंदूक खलील संधि। ये हमारा आ जाएगा, ए मिल जाएगा सेकेंड से, ठीक है ना। अब उसके बाद कह रहा है स्थिर संधि, जो स्थिर फिक्स ज्वाइंट, संधि का मतलब होता है ज्वाइंट। फिक्स ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? फिक्स ज्वाइंट पाया जाता है हमारे माउथ का जो ऊपरी जबड़ा होता है। ये चीज़ें जब हम लोग बात वगैरह करते हैं तो आप देखते होंगे ना, केवल नीचे का जबड़ा हिलता है, ये ऊपर वाले जबड़े जो हैं ये नहीं हिलते, ये फिक्स रहते हैं। तो यहाँ पे पाई जाती है फिक्स ज्वाइंट या फिर स्थिर संधि। तो देखिए ये कहीं दे रखा है बी का, ये देखिए ऊपरी जबड़े तथा शेष सिर के बीच की संधि, ये हो गया। तो ऊपरी जबड़े से आपको पता चल जाएगा, तो बी का मिलान आपका 3 से हो जाएगा। तो अब यहीं से ऑप्शन ढूंढ लीजिए। ए कहाँ पे दे रखा है? जो सेकंड से मिल रहा है, ए 1 से नहीं है, ये कट गया। ए 4 से कट गया, ए सेकंड यहाँ पे है, तो इन दोनों में से एक होना चाहिए। बी का 3 पे, बी का 3 कहाँ पे? इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी कट गया। केवल सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। हिंज संधि के बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। हिंज संधि को ही कब्जा संधि बोलते हैं। हिंज संधि, कब्जा संधि का मतलब जैसे दरवाजे में आप देखते होंगे कब्जा लगा होता है, दरवाजा आधा तो खुलता है, उसके पीछे नहीं जाता कभी। जैसे ये हमारे कोहनी की हड्डी होती है ना, जैसे यहाँ तक सीधा हो गया, अब इसके नीचे ये बेंट होकर के कभी नहीं जाएगी, क्योंकि ये कब्जा जैसा होता है। इसी को बोलते हैं हिंज या फिर कब्जा संधि बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है? कोहनी में पाई जाती है, घुटने में पाई जाती है। तो ये देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है आपका, ये रहा कोहनी। तो सी जो है आपका मिल जाएगा आकर के कोहनी के आगे तथा पीछे की गति की संधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हिंज या फिर कब्जा संधि, ठीक है। आधारी संधि की बात कर रहा है, तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, उसको यहाँ से मिला दीजिए। जहाँ गर्दन और सिर जुड़ते हैं यहाँ पे, इसे आधारी संधि बोलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? धातु के ऑक्साइड के बारे में कह रहा है। पहला कह रहा है S1 स्टेटमेंट कह रहा है धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। तो पहली बात तो ये देखिए, जो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं हमेशा क्षारीय नहीं होते। इसका जो इंग्लिश वर्जन था वहाँ पे लिख रखा था ऑलवेज वर्ड यूज किया था, एक्चुअली यहाँ इंग्लिश लिखना भूल गया है, तो यहाँ पे ऑलवेज लिखा होता। धातु ऑक्साइड ऑलवेज, उसको बोल रहा था क्षारीय नेचर, बेसिक नेचर का होता है। तो ये ऑलवेज नहीं होता, कई बार ये उभयधर्मी भी होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होने के कारण धातुएं ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया करती हैं। क्या कह रहा है? प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक नहीं, धातुएं तो विद्युत ऋणात्मक होती ही नहीं है, धातुएं तो पॉजिटिव होती हैं या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। जैसे सोडियम हो गया, यानी ये प्लस बनाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव होती है। यहाँ तो ये नेगेटिव दे करके ही गलत कर दिया है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें पहला और दूसरा दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट हो। तो देखिए डी ऑप्शन में दे रखा है बोथ S1 एंड S2 आर इनकरेक्ट, ठीक है ना। S1 और S2 दोनों क्या है? इनकरेक्ट है। रीजन समझ गए? इसने बोला प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होते हैं, जो कि गलत है। जो धातुएं होती हैं विद्युत धनात्मक होती हैं और अधातुएं ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे समानता है, ये ऑलवेज वर्ड की वजह से गलत हो गया, क्योंकि हमेशा ये क्षारीय नहीं होते, कुछ में उभयधर्मी और अधर्मी होते हैं, ठीक है। ये अपवाद में आ जाता है, एक्सेप्शन में। ये क्वेश्चन हो गया अपना। आ जाइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कह रहा है एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है तथा उसके आयतन का आधा उस द्रव में डूबा हुआ है। उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल, ठीक है ना। तो उत्प्लावक बल के बारे में बात कर रहा है, जिसको बायोंट फोर्स बोलते हैं। बायोंट फोर्स आप लोग समझते होंगे कि
जो भी उसका जितना भार का आप पिंड डालोगे जल में, उतना ही नीचे से उसके बराबर ही क्या रखता है, उत्प्लावक बल काम करता है। ठीक है, तो ये वस्तु के भार के बराबर ऑलवेज होता है, हमेशा जो उत्प्लावक बल कार्य करता है किसके बराबर होता है, वस्तु के भार के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये आपका डी ऑप्शन दे रखा है, उसके भार के बराबर, पहला दे रखा है उसके शून्य, ये गलत, भार से कम, उस भार से अधिक, ये भी गलत, ये भार के बराबर लगता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो उत्प्लावक बल क्या लगता है, वस्तु जो डूबी हुई होती है जल में या फिर उसके आंशिक या पूर्णतः डूबी होती है, उसके भार के बराबर ही उत्प्लावक बल काम करता है। तो इसका डी ऑप्शन हो गया। आगे वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसमें कह रहा है मछलियों के हृदय की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। जो हार्ट होता है, मछलियों के हार्ट होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखो, मछलियों का जो हार्ट होता है 2 चैम्बर का होता है, 2 चैम्बर का, या 2 कोष्ठक का हार्ट होता है उनका। ठीक है, तो पहला दे रखा है कि एक 4 कोष्ठकी होता है, 4 चैम्बर का, तो ये तो ऐसे ही कट गया। ये यहाँ पे भी 4 चैम्बर बोला, ये भी कट गया। ये एक 4 कोष्ठकी हृदय जिसमें अलिंद और निलय होता है, ये भी 4 कोष्ठकी, ये गलत है। ठीक है, 1 मिनट में आगे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। डी ऑप्शन इसका दे रखा है 2 कोष्ठकी, देखिए एक द्विकोष्ठी हृदय जिसमें एक अलिंद और एक निलय होता है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है ना, 4 चैम्बर तो मनुष्यों का होता है। ठीक है, मनुष्यों का होता है, और सरीसृप में ज़्यादातर 3 होते हैं। एक घड़ियाल का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके भी 4 चैम्बर होते हैं, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बने हुए हैं। तो मछलियों के कितने चैम्बर हो गए, 2 चैम्बर, एक अलिंद और एक निलय हो गया, एट्रियम और दूसरा ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक साधारण पेंडुलम के बॉब को मध्य स्थिति से बाह्यतम स्थिति तक छोड़ा जाता है। बॉब की बाह्यतम स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए बॉब की क्या कह रहा है, एक पेंडुलम है। पेंडुलम कैसे बनता है, यहाँ पे इस तरह से एक रस्सी में टांग करके यहाँ पे पेंडुलम लटका दिया जाता है, ये जो इसे बॉब बोला जाता है, इसकी बॉल को। ठीक है, अब ये क्या काम करता है, ये इस तरह से दोलन गति करता है वापस। तो ये जहाँ पे मैक्सिमम बॉल अगर मान लो यहाँ पे आ गई ना, जब ये यहाँ पे घूम करके आ गई तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, वो शून्य पड़ जाता है। ठीक है ना, जब वेग अगर किसी बॉब का शून्य पड़ गया तो उसका क्या हो जाएगा, वेग से रिलेटेड सारे कंटेंट जीरो हो जाते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा हो गया, वो क्या होता है, हाफ mv² होता है ना, हाफ mv², और v जीरो हो गया तो गतिज ऊर्जा भी जीरो हो जाता है। तो जब यहाँ पे गतिज ऊर्जा जीरो होता है, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है ना, तो क्या क्या हमारा जीरो हो जाएगा, एक तो v इक्वल टू जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी क्या होती है, वो मैक्स हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है ना, तो इसने बाह्यतम पोजीशन की मैक्सिमम पोजीशन पे हमसे पूछा है, तो देख लीजिए क्या कह रहा है, विस्थापन शून्य होगा। नहीं, विस्थापन शून्य कैसे होगा, विस्थापन तो ये होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, ये गलत हो गया। चाल अधिकतम, चाल अधिकतम कैसे हो सकता है, यहाँ तो बॉल रुक रही है ना, तो ये न्यूनतम होनी चाहिए। कह रहा है स्पीड, चाल जो है एकदम शून्य हो जाती है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है ना, अगर ये काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, उससे रिलेटेड भी आप लोग आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना। आज ये अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पौधे के कौन से भाग कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं। अभी देखिए ये क्या होता है, वेजिटेशन प्रोपागेशन या कायिक प्रवर्धन क्या होते हैं, उस पर बात करते हैं। पौधों में जो प्रजनन होता है, प्रजनन की एक विधि होती है जिसमें इन्वॉल्वमेंट कौन कौन होता है, जड़, तने और पत्तियों की हेल्प से नए पौधे का जन्म होता है, उसे ही बोला जाता है कायिक प्रवर्धन। ठीक है ना, कायिक प्रवर्धन उसे बोला जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गुलाब जो रोज का पौधा होता है, उसकी टहनी को भी काट करके अगर लगा दिया जाता है जमीन में तो वो भी ग्रो कर जाता है, तो ये कायिक प्रवर्धन में आता है। ये कायिक प्रवर्धन किससे हो जाता है, पौधे के जड़ से हो सकता है, या उसके तने से, या पत्तियों से हो सकता है। तो ये आपका सी ऑप्शन में दे रखा है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, रूट, स्टेम एंड लीव्स से। ठीक है ना, पुष्प से नहीं, पुष्प से कायिक प्रवर्धन नहीं होता कभी भी। तो देखिए बाकी सारे ऑप्शन में पुष्प दे रखा है, फूल दे रखा है, तो ये गलत हो जाते हैं। यहाँ पे आपका केवल एक ऑप्शन सही होगा, जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गएंगे। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है,
और आई होप चीज़ें आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोगों ने 5 अपने 10-10 क्वेश्चन की 5 सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है। किसी में 1-2 क्वेश्चन कम रह जाते हैं या ज़्यादा। अब अगले आने वाले सीरीज़ में हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन है फिर 10-10 की सीरीज़ में उसको कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग 20 डेज़ का सीरीज़ चलाएंगे जिसमें मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर सारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।